कुत्ता दुम हिलाकर आगे बढ़ा और अजीम के पाँव चाटने लगा। कुत्ते के इस सलूक पर अजीम के जहन में न जाने क्या समाई, वह वहीं बैठ गया और कुत्ते के सर पर हाथ फेर कर प्यार करते हुए कहा, शायद मेरी तरह तुम्हारा भी कोई खुदा नहीं है। चलो फिर आ जाओ मेरे साथ, आज से तुम मेरे भाई हो और तुम्हारा नाम कैसर है। अजीम दोबारा रेहड़ी खींचने लगा और कुत्ता जिसका नाम इसने कैसर रख दिया था इसके साथ साथ चल रहा था। अजीम अभी अपने मंदिर के करीब ही था कि कार सड़क के फुटपाथ के साथ निकलकर इसके करीब आकर रुक गई। वो रुक गया और ठठक कर इधर उधर देखने लगा। कार में से कमल उतरी थी। वो जरक बरक लिबास पहने हुए थी। अजीम इसे देखता रह गया। कमल ने भी इसे देखा पर दूसरी तरफ मुंह फेर कर आगे निकल गई। अजीम ने इसका ताकुब किया। वो इस देवनुमा इमारत में दाखिल हुई जिसके सहन में मंदिर था। अजीम गेट के आउट में खड़ा हो गया, इसे देखने लगा। कमल इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ी और दूसरी मंजिल के कमरों में कहीं घुस गई। अजीम का टूटा हुआ दिल और चूर चूर हो गया। हर चीज़ से इसे नफ़रत और बेजारी सी होने लगी। ज़िंदगी में अब रह भी क्या गया था। वो तो कमल की तलाश में घर से निकला था, पर इसने भी आंखें फेर कर अजनबियत का इजहार कर दिया था। बेचारा तूफ़ान की तरह बुझ जाने वाली शमा की मानद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रेहड़ी के पास आकर बददिली से इसे खींचने लगा। शाम थका हारा वो इस देवनुमा इमारत में दाखिल हुआ। रेहड़ी इसने दरख्त के तले खड़े कर दी और ख़ुद रेहड़ी के पहिए से टेक लगाकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। कुत्ता भी इसके पाँव के करीब बैठ गया। अजीम ने आंखें बंद कर ली थी और सुस्ताने लगा था। थक गया था बेचारा। ज़िंदगी में कभी ऐसा काम जो न किया था। थोड़ी देर बाद किसी ने इसका शाना पकड़कर हिलाया और बेहद हलावत आमेज़ आवाज़ में इसे पुकारा, भैया। अजीम ने आंखें खोल कर देखा। रिफ़त इसे पुकार रही थी। कोई जवाब देने वाला था कि रिफ़त फिर बोली, आप यहाँ क्यों बैठ गए भैया? अंदर चलिए ना, यह आपका घर है। रिफ़त की बातों से अजीम को यूँ महसूस हुआ जैसे इसकी बहन अतिया इसे प्यार से पुकार रही हो। इसकी आंखें खौफनाक हो गईं, जिन्हें पहुँचते हुए इसने जवाब दिया, थक गया हूँ मेरी बहन। रिफ़त ने इसका बाजू पकड़कर उठाया, आप अंदर तो चलिए ना, फिर मैं आपकी थकावट का बंदोबस्त करती हूँ। अजीम इसके साथ उठकर मंदिर की इस जिंदानुमा मरतूब कोठरी में आया। अंदर शामू दीवार से टेक लगाए खांस खांस कर हुक्का पी रहा था। इसके पास आफताब बैठा था। दोनों के दरमियान दहकते हुए कोयलों की अंगीठी रखी थी। अजीम को देखते ही शामू ने कहा, तुम आ गए बेटे, इधर मेरे पास आकर बैठो। अजीम शामू के पास बैठ गया और आग के ऊपर हाथ फैला दिए। शामू ने इसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, कोई मजदूरी मिली है बेटे? अजीम ने जेब से 20 रुपये निकालकर शामू की तरफ बढ़ा दिए। 22 रुपये कमाए थे बाबा, जिनमें से 2 रुपये की रोटी दोपहर को खा ली और ये 20 रुपये बचे हैं। शामू ने रिफ़त की तरफ इशारा करते हुए कहा, घर का खर्चा तो रिफ़त ही चलाती है बेटे, यही से ही दे दो। अजीम ने नोट रिफ़त की तरफ बढ़ा दिए। रिफ़त ने रुपए लिए और 5 रुपये का एक नोट वापस अजीम की जेब में डालते हुए कहा, ये 5 रुपये अपने पास रखिए भैया, ये आपका रोज़ का खर्चा है। काम करते करते आप थक जाते हैं, कुछ खा पी लिया करें। एकदम अजीम का रंग लाल सुर्ख हो गया। इसकी हालत इस मुजरिम जैसी हो गई थी जिसे जकड़ कर कत्लगाह में खड़ा कर दिया गया हो। इसे माँ याद आ गई थी। इसने भी तो एक बार इसकी जेब में 20 रुपये डालते हुए कहा, सारा दिन काम करते रहते हो, कुछ खा पी लिया करो। अजीम की गर्दन झुक गई और इसकी आंखों से आंसू निकलकर इसकी गोद में गिरने लगे। शामू और आफताब परेशान हो गए। रिफ़त आगे बढ़ी और अजीम के घुटने पर से ठोडी रखते हुए इसे पुकारा, भैया। अजीम खामोश रहा और इसके आंसू बहते रहे। रिफ़त ने इस बार बड़े दुख और करब से कहा, भैया मैं आपकी बहन आपको बुला रही हूँ। अजीम ने आस्तीन से आंखें साफ़ की और सर घुमाकर रिफ़त की तरफ देखा। रिफ़त ने रोती हुई आवाज़ में पूछा, आप रोए क्यों जा रहे हैं भैया? लर्ज़ां और फटी आवाज़ में अजीम ने कहा, मुझे मेरी माँ याद आ गई है। वो भी इसी तरह मेरी जेब में रुपए डाला करती थी और कहा करती थी, कुछ खा पी लिया करो, जिस तरह आज तुमने कहा है। रिफ़त की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? अजीम ने अपने दोनों बाजू फैला दिए, तुम मेरी बहन हो। रिफ़त अजीम की छाती से लिपट गई। भैया। अजीम ने इसे लिपटा लिया और इसकी आंखों से आंसुओं के कतरे रिफ़त के सर पर गिर रहे थे। रिफ़त बेचारी रो रो कर अजीम का दामन भिगो रही थी। शामू और आफताब ने मुंह दूसरी तरफ कर लिए थे और हल्की हल्की हिचकियों में वो भी रो पड़े थे। पुराने और कदीम मंदिर की इस कोठरी की फ़िज़ा मग़मूम हो गई थी। रिफ़त ने अलहदा होकर अपने आंसू साफ़ करते हुए कहा, मैं आपके लिए पानी गर्म करती हूँ भैया, आप नहा लें, सारी थकावट दूर हो जाएगी। रिफ़त जब बाहर निकलने लगी तो अजीम ने इसे पुकारा, सुनो मुन्नी। रिफ़त रुक कर उसकी तरफ देखने लगी। अजीम ने फिर पूछा, तुम दोनों कुछ पढ़े लिखे हो? मैंने तो 8वीं पास करके छोड़ दिया था भैया, और आफताब 8वीं से उठ गया था। तुम दोनों बहन भाई फिर स्कूल में दाखिला ले लो, मैं तुम दोनों को पढ़ाऊँगा और सारे अखराजात पूरे करूँगा। तुम किसी के यहाँ मुलाजमा का काम न करोगी,
मैं तुम्हारा भाई हूँ और एक भाई के लिए ये बात शर्म की है कि इसकी बहन लोगों के यहाँ काम करती फिरे। फिर इसने शामू की तरफ देखते हुए कहा, बाबा तुम दोनों बहन भाई को कल फिर स्कूल में दाखिल कराने का बंदोबस्त करो, तुम तीनों के अखराजात पूरे करूँगा। शामू के चेहरे पर इत्मीनान के रंग चढ़ गए। इसने मुस्कुराते हुए कहा, खुदा तुम्हें इस नेक काम का सिला देगा। रिफ़त मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। अजीम ने गुर्राती हुई आवाज़ में कहा, कोई खुदा नहीं है बाबा, हर कोई अपने मुकद्दर का निगहबान है। हर इंसान की खुद लामहदूद और लाइंतहा है और एक लाइंतहा से वो दूसरे लाइंतहा को मुसख्खर करता है। हर इंसान एक मौसीकार है और अपनी ज़िंदगी की सारी धुनें वो खुद मुरतब करता है। हर शख्स फेंदुए और इंदराइन के इस पौधे की तरह है जो रेतली ज़मीनों में खुद ब खुद उगता, फैलता और फिर खुश्क हो जाता है। शामू ने इसकी नफ़ी की, ये दुरुस्त नहीं है बेटे, ये सारी कायनात एक गज़ल है और इसके अशजार इस गज़ल के शेर हैं। एक गहरा नीला और शफ़ाफ़ आसमान एक ख़याबान है और सितारे इस ख़याबान के फूल हैं। और फिर तुम जानो कोई गज़ल इसके अशार शायर के बग़ैर वजूद में नहीं आ सकते। कोई ख़याबान और इसके फूल बाग़बान के बग़ैर फल फूल नहीं सकते। फिर तुम ही गौर करो मेरे बेटे, ये ज़मीन आसमान ये सब गुर्राते हुए समंदर और फिर ज़मीन और समंदर की तह से निकलने वाली कीमती धातें और माया कैसे बग़ैर किसी ज़ा के अपने वजूद में आ गए। शामू की बातों का अजीम कोई जवाब न दे सका। इतने में रिफ़त अंदर आ गई और अजीम का बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा, छोड़िए इस बहस को भैया, मैं पानी गर्म कर आई हूँ, उठकर नहा लीजिए। फिर सब ने मिलकर खाना खाया। अजीम उठा और चुपचाप बाहर निकल गया था। सुबह सवेरे ही आधा नाश्ता इसने खुद किया और आधा अपने कुत्ते को खिलाने के बाद जब वो इस देवनुमा इमारत के अहाते से निकला तो इसकी निगाहें स्कूल जाती हुई इस बच्ची पर जम कर रह गईं। इसने अपना रोहड़ा एक तरफ खड़ा किया और इस बच्ची की तरफ भागा। वो सेबल थी, कमल की छोटी बहन। इसके करीब जाकर अजीम ने इसे पुकारा, सेबल सेबल। सेबल ने मुड़कर देखा, फिर भागी और अजीम से लिपट गई। भैया, अजीम ने इसे प्यार करते हुए पूछा, तुम लोग कहाँ रहते हो बेबी? सेबल के इसी योनुमा 2 मंजिला इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने इस इमारत में 2 कमरे किराए पर ले रखे हैं। अब्बू कहाँ हैं? घर हैं। और बाजी? वो भी घर हैं, शाम को जाती हैं। कहाँ? ट्यूशन पढ़ाती हैं ना। अब्बू ज़्यादा बीमार हो गए हैं, इनकी सर्विस भी जाती रही है, अब बाजी ही मुझे पढ़ा रही हैं। अब्बू का इलाज भी करा रही हैं और घर के अखराजात भी मेरी बाजी ही चलाती हैं। चलो भैया, मैं आपको घर लेकर चलूँ, अब्बू आपको बहुत याद करते हैं। अजीम इसके साथ हो लिया चलो। अजीम जब अपनी रेहड़ी खींचने लगा तो सेबल ने परेशानी से पूछा, ये आप क्या भैया? इसकी तरफ देखे बगैर अजीम ने कहा, हाँ बेबी। आप क्या काम करते हैं भैया? मजदूरी करता हूँ बेबी। सेबल उदास और खामोश हो गई। दोनों इमारत के अहाते में दाखिल हुए। अजीम ने वहाँ रेहड़ी खड़ी की और सेबल के साथ हो लिया। दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए और एक कमरे में दाखिल हुए। सामने ही मामूली सी एक खाट पर फ्रांसिस पड़े थे। इनके पास कमल बैठी थी। अजीम को देखते ही फ्रांसिस के नीले नीले बेजान होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने उठना चाहा पर अजीम ने आगे बढ़कर इनकी छाती पर हाथ रखते हुए कहा, लेटे रहिए, आपकी सेहत कैसी है? फ्रांसिस खामोश रहा, वो जवाब न दे पा रहा था। अजीम ने देखा इसकी बुझी बुझी सी आंखों से आंसू इसके रुखसारों पर ढलक कर बिस्तर पर गिरने लगे थे। फिर बड़े करब का इजहार करते हुए वो बोले, मुझे तुम्हारी अम्मी और बहनों के मरने का बेहद दुख और सदमा है। अजीम का सर झुक गया, वो ज़ब्त न कर सका। पलकों की मुंडेर पर चंद कतरे नमूदार हुए, फिर इसकी आंखों से टूट कर पानी बह निकला और वो बच्चों की मानिद हिचकियाँ लेकर रोने लगा। फ्रांसिस, कमल और सेबल भी रो रहे थे। फ्रांसिस संभला और नहीफ आवाज़ में पूछा, कमल ने मुझे तुम्हारे पूरे हालात बताए थे कि कैसर से तुम्हारा झगड़ा हुआ था और तुम पागल हो गए थे, फिर तुम घर से ही कहीं चले गए। कमल तुम्हारे यहाँ जा रही है। अजीम का ज़मीर अंदर ही अंदर चिल्ला उठा, मैं थोड़ा ही घर से चला गया था, कमल ने ही मिलना तर्क कर दिया था। मैं तो आज तक उसकी तलाश और जुस्तजू में सूखे पत्ते की तरह भटकता रहा हूँ। फ्रांसिस फिर बोला, कहाँ चले गए थे? अजीम ने सर झुकाए रखा और कोई जवाब न दिया। वो अपने आंसू पहुँच रहा था। फ्रांसिस ने फिर इसे चौंकाया, बोलते क्यों नहीं, कहाँ रहते हो आजकल? इसी इमारत के अहाते में जो मंदिर है इसमें रहता हूँ। वहाँ 3 दुखी और हालात के सताए हुए अफराद रहते हैं। इनसे राह रस्म हो गई थी और अब मैं इनके पास ही रहता हूँ। क्या काम करते हो? ठेला खींचता हूँ और मजदूरी करता हूँ। फ्रांसिस की आवाज़ डूब कर रह गई, कब तक ऐसे काम करते रहोगे? अजीम का सर फिर झुक गया, जब तक सांस में सांस है। कैसर और आसफा कहाँ हैं? अपने घर रहते हैं। फ्रांसिस खामोश हो गया और आंखें बंद कर लीं। ना जाने वो किन सोचों में उलझ गया था। अजीम ने पहली बार पुरशिकवा और जवाब तलब निगाहों से कमल की तरफ देखा।
कमल के चेहरे पर वही पुरानी अजंता की सुंदरता और अल हिरा की सी खूबसूरती थी, वही गहरी घनी पलकों वाली शफ़ाफ और मोटी सी आँखें, और इसके जिस्म से वही जंगली फूलों की सी पुरानी महक उठ रही थी। वही अतालवी वायलिन की तरह नाजुक और छरीरा बदन था, ताहम इसका चेहरा उदास था, पिछले पहर के जर्द चाँद की तरह। वो यूं बैठी थी गोया इसमें रूह ही न हो और वो कवारी मरियम का हसीन मुजस्मा हो। महसूस होता है गोया इससे किसी ने इसकी ज़िंदगी का रसीलापन छीन लिया हो। कमल ने भी सर घुमाकर अजीम की तरफ देखा। अजीम को लगा जैसे कमल की निगाहें मुंजमद हों और इसकी आंखें, जिनमें कभी बिजली के कुमकुमों की हंसी उड़ाने वाली चमक हुआ करती थी, आज वही चमक उदास और सर्द लग रही थी। फ्रांसिस की आवाज़ फिर उभरी, जैसे वो तमील गनूदगी के बाद बेदार हुए हों। उन्होंने कमल से कहा, कमल चाय बना लाओ बेटी। कमल ने अपना आप समेटा और उठकर बाहर निकल गई। फ्रांसिस और अजीम वहीं बैठकर बातें करने लगे। सेबल अजीम से इजाज़त लेकर स्कूल चली गई थी। थोड़ी देर बाद कमल फिर इस कमरे में दाखिल हुई। इसके एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में बिस्किट की प्लेट थी। इसने अजीम को चाय थमाई। इसके नाजुक हाथ कांप रहे थे। फिर इसने बिस्किट की प्लेट अजीम के सामने तपाई पर रख दी और बाहर निकल गई। अजीम ने खामोशी से चाय पी और खड़ा होता हुआ फ्रांसिस से मुखातिब हुआ, मुझे अब इजाज़त दीजिए, मेरा ठेला नीचे खड़ा है, मैं अब आता रहूँगा। फ्रांसिस ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जाओ, पर पहले की तरह फिर कहीं खो न जाना बेटे, मैं मौत के मुंह में हूँ, मेरे बाद खुदा के अलावा कमल और सेबल के तुम ही आसरा हो। अजीम फिर उदास हो गया। ताहम वो कमरे से निकला, इधर उधर देखा, कमल इसे कहीं दिखाई न दे रही थी। वो दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ कमल बैठी बर्तन धो रही थी। अजीम इसके पास आ खड़ा हुआ। कमल ने इसकी तरफ कोई ध्यान न दिया। अजीम ने ज़रा सख्त लहजे में पूछा, कमल, उस रोज़ तुम किसकी कार से उतरी थी? कमल ने निगाहें भर कर अजीम की तरफ देखा, फिर बेताल्लुकी से कह दिया, आपको इससे क्या, ये मेरा ज़ाती मामला है, आप मुझसे जवाब तलबी नहीं कर सकते। अजीम थोड़ी देर तक इसे रहम तलब निगाहों से देखता रहा, फिर लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल गया। कमल के रवैये ने इसके जहन पर शदीद ज़रब लगाई थी। इसका रंग सरसों की पिलाहट हो गया था। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए वो बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा था। नीचे आकर इसने अपना ठेला पकड़ा और इसे खींचने लगा। इसका कुत्ता इसके साथ था। कमल अपने कमरे से भागती हुई निकली थी और आखिरी सीढ़ी के करीब दीवार की ओट में होकर अजीम को देखने लगी थी। इसकी आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। अजीम जब रेहड़ा खींचता हुआ बाहर निकल गया तो दीवार पर ज़ोर ज़ोर से सर मारते हुए कमल ने तकलीफ़ दे एहसास के साथ कहा, मेरे अजीम, अगर तुम आसिया में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और पहले की तरह मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर भी मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही, मैं लुट चुकी हूँ। मेरे अजीम, 21वीं सदी की तहजीब के खुरदरे हाथों ने मुझे बर्बाद कर दिया है। वो हिचकियाँ लेकर रोने लगी थी। मैं बिक चुकी हूँ मेरे अजीम, मैं बिक चुकी हूँ। अजीम अपनी धुन में ठेला खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसका जहन मुंतशिर था। कमल के रवैये पर अंदर ही अंदर इसका दिल डूब रहा था। इसका जहन ज़ोर से चिल्लाया, मेरे साथ हर किसी ने धोखा ही किया है। जहन का कोई तारीख और कसावत पसंद पहलू बेदार होकर बोला, कहीं डूब मरो, खुदकुशी कर लो, हर दुख से छुटकारा मिल जाएगा। अजीम ने सर को ज़ोर से झटक दिया, हरगिज़ नहीं, मैं मेहनत करूँगा, अनथक मेहनत जो कभी बेसमर नहीं रहती। मैं अपने आप को तन्हा ज़िंदा रहने का आदी बना लूँगा। स्कूल की एक इमारत के पास से गुजरते हुए वो रुक गया। अंदर बच्चे तरतुम के साथ दुआ पढ़ रहे थे। तेरा रुतबा सबसे आली ए खालिक कौनो मकां, तू अर्ज़ो समा का वाली ए खालिक कौनो मकां, ज़ाहिर में आया बातिन में नहा ए शाह जहाँ, तू यहाँ न वहाँ। अजीम की जहनी कैफियत और बिगड़ गई। वह अपना ठेला खींचते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, यह झूठ है, कोई किसी का सवाली और दस्तगीर नहीं है। हर कोई अपने अपने किरदार का मालिक और खालिक है, कोई खुदा नहीं है। दुनिया वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ खुदा कहाँ है? दोपहर तक इसने मजदूरी की, फिर लौट गया। आज इसका जी न लगा था। कमल के रवैये ने इसकी जुमलगी, कुलियत, अमूमियत और इसके तमाम तवक्कल को तोड़ कर रख दिया था। थक गया था, लिहाजा घर लौट आया। जब इसने ठेला अमलताज के दरख्त तले खड़ा किया तो इसने देखा कमल कहीं जाने के लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी। इतने में शामू बैसाखियों पर लड़खड़ाता हुआ मंदिर से निकला और परेशानी में पूछा, आज सवेरे आ गए हो बेटा? अजीम फ़ौरन टाल गया, एक जगह काम जाना है बाबा। शामू ने खुशी के इजहार में कहा, मैं आफ्ताब को स्कूल दाखिल करा आया हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया बाबा। रिफ़त भी भागती हुई बाहर आई और प्यार से कहा, आइए भाईजान, पहले खाना खा लीजिए। अजीम ने देखा कमल बाहर निकल गई थी, लिहाजा इसने रिफ़त को भी टाल दिया। मैं एक जगह काम से जा रहा हूँ मुन्नी, थोड़ी देर तक आता हूँ। वो इमारत के अहाते से निकला और बड़ी राजदारी से कमल का ताक़ुब करने लगा। बड़ी सड़क पर आकर कमल ने रक्षा कर लिया।
अजीम भी रक्शे में इसका ताक़ुब कर रहा था। एक पुररौनक और बड़ी शाहराह पर कमल रक्शे से उतर गई। अजीम ने भी रक्शे को साइड पर कर दिया। वहाँ से एक जैली सड़क पर कमल थोड़ी दूर तक आगे गई और फिर एक बड़ी सी इमारत में दाखिल हो गई। अजीम इमारत के बाहर खड़ा होकर इसकी वापसी का इंतज़ार करने लगा। इसकी हालत में काफ़ी देर हो गई। फिर अजीम ने देखा एक कार इस इमारत में आकर रुकी थी और इससे खूबसूरत जवान उतर कर इस इमारत में दाखिल हुआ। अजीम फिर इंतज़ार करने लगा। आध घंटा और गुजर गया। फिर इसे किसी के सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ सुनाई दी। अजीम सीढ़ियों के करीब ही एक सुतून की ओट में हो गया। कमल और इसके साथ वो जवान भी जो कार में आया था सीढ़ियों से बाहर को उतरते देखा। कार के नज़दीक आकर इस नौजवान ने कमल से पूछा, अब कहाँ जाओगी? अपने घर, उसने कहा। नहीं, मेरे साथ चलो, थोड़ी तफरीह हो जाएगी। कमल ने बेताल्लुक़ से लहजे में कहा, तुम अपना मतलब निकाल चुके हो, अब मुझसे क्या चाहते हो? इस जवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम चीज़ ही ऐसी हो जिसे भूला नहीं जा सकता। चलो दोनों इकट्ठे फिल्म देखते हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। कमल ने आगे बढ़ना चाहा। नहीं, मुझे घर जाना है। इस नौजवान ने कमल का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कार में बिठा लिया। यूं ही ज़िद नहीं करते। फिर वो खुद भी स्टीयरिंग पर बैठ गया और कार आगे रींग गई। अजीम बेचारा उलझ गया था। सुतून की ओट से वो निकला और इमारत की सीढ़ियाँ चढ़कर इमारत में दाखिल हो गया। एक कमरे के सामने जिसके चेहरे पर लकड़ी के एक बोर्ड पर मोटे हरूफ में लिखा था ऑफिस, वो रुक गया। अंदर एक जो अधेड़ उम्र की औरत थी जिसके बाल तराशीदा और जो शक्लो सूरत से एंग्लो इंडियन लग रही थी, इस सजे हुए ऑफिस में बैठी सिगरेट फूंक रही थी। अजीम जब अंदर दाखिल हुआ तो इस औरत ने पूछा, क्या बात है? अजीम इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। इसने लंबा कश लेकर कहा, कहो। ये लड़की जो अभी अभी एक नौजवान के साथ इस इमारत से निकली है जिसका नाम कमल है, मैं इसके मुतालिक जानना चाहता हूँ कि वो ऐसा धंधा कब से कर रही है। इस औरत ने खुफगी से कहा, तुम्हें इससे क्या? आप नाराज़ ना हो, मुझसे आपको कोई ख़तरा नहीं। वो मेरे एक जानने वाली लड़की है। बस मैं अपनी ज़हनी इंतशार को ख़त्म करने के लिए ये जानना चाहता हूँ कि वो कैसे और क्यों इन हालात का शिकार होती है। औरत हिचकिचाई। मैं? अजीम ने मिन्नत व इल्तिजा की कि मुझे इस बार मना न कीजिए। इस औरत ने कुछ देर खामोशी रखी और इसके बाद कहना शुरू कर दिया।